वेलकम टू ओनली सिविल स्कूल। आई होप यू आर डूइंग वेल। देखो guys, ये स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रमुख युद्ध अभ्यास। इस तक हम कंप्लीट कर चुके हैं दृष्टि घटना चक्र है। तो सितंबर 2020 से 1 सितंबर 2020 से guys 30 सितंबर 2020 तक का है। ठीक है, तो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। ठीक है, अभी यहाँ से अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं 3 वीडियोज में, अभी ये कंप्लीट करते हैं। देखो प्रमुख युद्धाभ्यास, देखो नंबर 1 है सिम्बैक्स 2021। ये भारत और सिंगापुर के बीच हुआ गाइस। ये एक नौसैन्य अभ्यास है, एक तरीके का नौसैन्य अभ्यास है, यानी कि आर्मी के द्वारा किया जाता है। सितंबर 2021 में। ये तिथि याद करने की खास जरूरत नहीं। ये हुआ दक्षिण चीन सागर में। कहाँ पर हुआ? साउथ चाइना सी में हुआ गाइस। ठीक है, और इसकी विशेषता विशेषता वगैरह का देख सकते हो। 28वां संस्करण था यह अभ्यास। सिम्बैक्स का 28वां संस्करण है गाइस। ठीक है, अब आगे आते हैं। अभ्यास इंद्र 20 की बात करते हैं। देखो अभ्यास इंद्र है, भारत और रशिया के बीच में हुआ। ये भी एक तरह का सैन्य अभ्यास है। अगस्त 2021 याद करने की कोई खास जरूरत नहीं। ये वोल्गोग्राड में हुआ। कहाँ पर हुआ? वोल्गोग्राड में, जो रशिया में है। ये वहां पर हुआ गाइस। ये 12वां संस्करण था। अभ्यास इंद्र 20 का 12वां संस्करण था। ठीक है अब काजिन 2021 की बात करते हैं। ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ गाइस। किसके? भारत और कजाकिस्तान के बीच में। ये भी एक सैन्य अभ्यास है, और ये हुआ कजाकिस्तान के आयसा बीबी में। आयसा बीबी में कजाकिस्तान में जगह है, वहां पर हुआ ये काजिन 2021 भारत और कजाकिस्तान के बीच में। इसका रणनीतिक संबंध को मजबूत बनना तथा सैन्य कूटनीति को बढ़ावा देना, आप देख सकते हो। हम बात करते हैं जायद तलवार। ये जायद तलवार जो है, ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ। ये भारत और यूएई के बीच में हुआ जायद तलवार 2021। ये भी एक नौसैन्य यानी कि नौसेना का अभ्यास है गाइस, यानी कि नेवी का अभ्यास है। ये अबू धाबी के तट पर हुआ। कहां पर हुआ? अबू धाबी के तट पर हुआ। और दोनों सेनाओं के बीच लक्ष्य साधने, बचाव और राहत अभियान चलाने तथा आपसी सहयोग पर बल दिया गया है। ठीक है, अब मालाबार की बात करते हैं। मालाबार 20 ये प्रथम क्षण का अभ्यास था। ये भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जो क्वाड कंट्रीज हैं गाइस, कौन सी? क्वेड, क्यूयूएडी, क्वेड कंट्रीज के बीच हुआ। क्वेड की स्थापना 2017 में हुई थी गाइस। ठीक है, तो ये क्वेड कंट्री के बीच हुआ। कौन सा? भारत। ये मालाबार 2020 कहां पर हुआ? एक मिनट मिटा देते हैं। ये फिलिपींस सागर में हुआ गाइस, और इसका 25वां संस्करण था। ये 1992 से प्रारंभ हुआ। तो जैसा यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है ना इस बार, तो थोड़ा सा संशय है इस बार। आरओ के लिए थोड़ा सा और मेंटली प्रिपेयर होके जाना होगा आपको। तो ये 25वां संस्करण था, जो 1992 से प्रारंभ हुआ गाइस। ठीक है, अब बात करते हैं कौकड़ अभ्यास 2021 की। ये भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ। ये भी एक नौसेना अभ्यास था। ये इंग्लिश चैनल में हुआ गाइस। इंग्लिश चैनल में हुआ, जो कि अटलांटिक ओशन में है। ठीक है गाइस, और ये पेशेवर गतिविधियों और पारस्परिकता को बढ़ावा देना इसका सॉरी उद्देश्य है। हम बात करते हैं, यह अल मोहिद अल अभ्यास। ये भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ। अल मोहिद अल, ये भी नौसैन्य अभ्यास था। दोनों देशों के बीच पहला नौसैनिक अभ्यास है। ये भारत और सऊदी के बीच थोड़ा इंपोर्टेंट है। अल मोहिद अल हिंदी जो है 2021, ये थोड़ा इंपोर्टेंट है कि ये सऊदी अरब और भारत के बीच पहला नौसैनिक अभ्यास था। कौन सा नौसैनिक? उसके बाद यह कॉर्पेट एक्सप्रेस 2021, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। ये भी एक नौसैन्य अभ्यास है गाइस। ठीक है, ये हिंद महासागर में हुआ, और आप देख सकते हो अगर देखना चाहो तो इसका क्या क्या उद्देश्य था। उसके बाद आते हैं आप इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास पे। इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास दोस्तों भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ। ये भी एक नौसैन्य अभ्यास है। ठीक है, ये अंडमान सागर में हुआ गाइस, और इसका उद्देश्य नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना। ये 31वां संस्करण था। ठीक है, अब पैसेज अभ्यास की बात करते हैं गाइस। किसकी? पैसेज अभ्यास की बात करते हैं। एक मिनट, पैसेज अभ्यास की बात करते हैं। ये भारत और यूएसए के बीच हुआ। एक नौसैन्य अभ्यास था। ये भी हिंद महासागर में हुआ, और इसका उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग के संबंध को मजबूत करना। पैसेज अभ्यास, PASSAGE। ऑपरेशन पेंजिया इज वेरी इंपोर्टेंट गाइस। ये इंटरपोल द्वारा भारत सहित 92 देशों ने भाग लिया इसमें। ये एक असैन्य अभ्यास था। ठीक है, इसका प्रॉब्लम था ऑपरेशन पंजा का, कि नकली जो अवैध दवाओं की चिकित्सा उत्पादों की बिक्री के खिलाफ। जो अवैध दवाएं थी, इन्होंने बहुत सारी जो वेबसाइट हैं ऑनलाइन, उनको ब्लॉक किया था ऑपरेशन पेंजिया के थ्रू इंटरपोल ने। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड है। ये भारतीय नौसेना का अभ्यास है। कोविड 19 से राहत अभियान के कोविड 19 से राहत अभियान के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। 4 अभ्यास हुए इसमें, ये सेकंड है। ये मेडिकल ऑक्सीजन एवं विदेशों से अन्य आवश्यक वस्तुओं की तेजी से परिवहन सुनिश्चित करने के लिए गए। ठीक है, उसके बाद पैसेज अभ्यास था इंड इंडो। ठीक है, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ।
किस किस के बीच? भारत और इंडोनेशिया की। ये भी एक नौसैनिक अभ्यास है, दक्षिणी अरब सागर में हुआ, और इसका आप देख सकते हो ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना पैसेज अभ्यास इंड इंडो भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ दक्षिणी अरब सागर में। ठीक है अब देखो आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे अभ्यास हैं यहाँ देखो। ये वरुण अभ्यास है, तो जब वरुण अभ्यास 21वां संस्करण था, सॉरी 19वां संस्करण है, 19वां संस्करण है ये, और भारत और फ्रांस के बीच हुआ, अरब सागर में हुआ, ये एक नौसेना अभ्यास है। ऑपरेशन खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में सैन्य अभ्यास गाइस। ये बिस्केक जो किर्गिस्तान की राजधानी है, किर्गिजिस्तान की राजधानी जो बिस्केक है, ये 8वां संस्करण था, आतंकवाद निरोधी अभ्यास इसका उद्देश्य था। ये वहां पर हुआ बिस्केक की राजधानी, सॉरी किर्गिस्तान की राजधानी बिस्केक में। किसमें? बिस्केक में गाइस। ऑपरेशन खंजर वेरी इंपोर्टेंट। वज्र प्रहार कहाँ हुआ? ये भारत और यूएसए के बीच ये एक सैन्य अभ्यास है। ये बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ, बकलो हिमाचल प्रदेश में एक जगह है बकलो। ठीक है, ये 11वां संस्करण था गाइस, आप देख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं दस्तलिक सेकंड अभ्यास। ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ। किसके? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। ठीक है, ये रानीखेत उत्तराखंड में हुआ गाइस। आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए आपसी सैन्य सहयोग बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य था। उसके बाद ऑपरेशन संकल्प की बात करते हैं। ये भारत और बहरीन के बीच एक नौसैन्य अभ्यास था, फारस की खाड़ी में हुआ। अंतर संचालनीयता एवं सहयोग बढ़ाना तथा प्रवासी भारतीयों को आश्वस्त करना इसका उद्देश्य था। उसके बाद बात करते हैं डेजर्ट नाइट 21 की। डेजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस के बीच वायुसेना अभ्यास था, जोधपुर राजस्थान में होगा इस। ऑपरेशन सरदबा, ये बीएसएफ द्वारा यानी कि भारतीय सीमा सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। ठीक है, राजस्थान के पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। क्वेश्चन आ सकता है कि कहां पर था? राजस्थान के पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर था। इसमें था क्या गाइस? ऑपरेशन सरदबा में घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं की जांच करना इसका उद्देश्य था। उसके बाद सीनेक्स 20 की बात करते हैं गाइस। सीनेक्स 20 गाइस भारत और श्रीलंका के बीच हुआ, एक नौसेना अभ्यास था। ये त्रिंकोमाली श्रीलंका में एक जगह वहां पर हुआ। कहां पर? सीनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच हुआ, एक नौसेना का अभ्यास है। ये त्रिंकोमाली जो श्रीलंका में है वहां पर हुआ। इसका अंतर संचालनशीलता को बढ़ावा, आपसी समझ में सुधार करना इसका उद्देश्य। ठीक है, अब आगे बात करते हैं गाइस। देखो आईसीजीएस जो कनकलता बरुआ तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। किसको? आईसीजीएस, आईसीजीएस कनकलता बरुआ, इसको क्या है? तटरक्षक बल में यानी कि फास्ट पेट्रोल वेसल्स में इसको शामिल किया गया। देखो 30 सितंबर 2020 को त्वरित गश्ती पोत कनकलता बरुआ को कोलकाता में औपचारिक तौर पर भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया दोस्त। उसके बाद 4 अक्टूबर 2020 को इसे काकीनाडा स्थित तटरक्षक बेड़े में स्थायी तौर पर शामिल कर लिया गया था। ठीक है, ये जो भारतीय तटरक्षक बल के लिए निर्मित राजश्री फ्लाइट सेकंड वर्ग के तहत त्वरित गश्ती पोतों की श्रृंखला का 5वां और अंतिम पोत है आईसीजीएस कनकलता बरुआ। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ये आईसीजीएस प्रदर्शनी यानी कि इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था। ये अन्य 4 पोतों जैसे आईसीजीएस प्रदर्शनी, आईसीजीएस एनी बेसेंट, आईसीजीएस कमला देवी और आईसीजीएस अमृत कौर, और एक आईसीजीएस प्रदर्शनी इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था। और ये 5वां था कौन? इसका नाम था क्या? आईसीजीएस कलकत्ता बरुआ। ठीक है, इसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हमारी जो गार्डनर रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड है उसके द्वारा निर्मित किया गया, जो कलकत्ता में है। यानी आईसीजीएस कलकत्ता बरुआ जीआरएसई द्वारा निर्मित 105वां पोत है। कौन सा 105वां पोत है गाइस? ठीक है, इस पोत का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कनकलता बरुआ के नाम पर दिया गया, जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय तिरंगा लहराते हुए जुलूस का नेतृत्व करते हुए शहीद हो गए थे। ठीक है, इसकी जो गति है पोत की 34 नॉटिकल मील प्रति घंटे की अधिकतम गति प्राप्त करने में ये आईएनएस कलकत्ता बरुआ जो है क्या है? तैयार है कि 34 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा सकता है। अब देखो उत्तर प्रदेश प्रदेश देखो, इस वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, देखो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया है? ये देखो 14 सितंबर 2021 की कहानी है दोस्तों। इसका शिलान्यास मोदी साहब ने अलीगढ़ में किया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया कहां पर? अलीगढ़ में। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान रियासत के राजा थे। ये भी इंपोर्टेंट है, ये कहाँ के राजा थे? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है हाथरस, वहां के ये मुरसान रियासत के राजा थे। हाथरस से कुछ 1 किलोमीटर आगे है मुरसान। ठीक है, अब आते हैं पोषण संवर्धन के और एक कदम अभियान। पोषण संवेदन देखो गाइस, मैं अगर इसको बड़ा कर दूं तो थोड़ा सा मजा आएगा आपको। ठीक है, बड़ा बड़ा करके दिखाते हैं।
पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान है। इनकी अगर बात करें, ये पोषण संवर्धन अभियान जो है 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 के मध्य 1 से 5 वर्ष तक के अति गहन कुपोषित, यानी कि जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन एवं मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन यानी कि मध्यम अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु ये पोषण संवर्धन की ओर एक कदम नामक अभियान चलाया गया है, जो उत्तर प्रदेश ने गया। कब से? 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 के मध्य 1 से 5 वर्ष तक के गहन अति कुपोषित एंड मध्यम अति कुपोषित के लिए है ये पोषण संवर्धन अभियान गाइस। पोषण संवर्धन की ओर एक कदम उत्तर प्रदेश का एक अभियान है गाइस, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। इसके अंदर एसएएम यानी कि सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन एंड मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन के साथ उनकी माताओं के स्वास्थ्य प्रबंधन पर भी जोर दिया जाएगा। वो पूछ लेगा क्या पोषण अभियान के तहत इनकी जो अभियान चला गया उसकी माताओं को, ऑब्वियस है उनकी माताओं के स्वास्थ्य संबंध प्रबंधन पर भी जोर दिया जाएगा दोस्तों। इस अभियान का जो खाका है बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने तैयार किया गया है। इस अभियान में यह अभियान 3 थीम है। इसमें 3 थीम कौन है? पहले महीने की थीम है मातृ पोषण, दूसरे महीने की थीम है बाल पोषण यानी पहले की है माता का पोषण, दूसरे महीने में बाल बच्चे का पोषण, तीसरे महीने में प्रथम 1000 दिवस होगी। तीसरे महीने की थीम होगी प्रथम 1000 दिवस होगी पर चला जाएगा, यानी कि 3 थीम है। पहले महीने की मातृ पोषण, दूसरे महीने की बाल पोषण और तीसरे महीने की है प्रथम 1000 दिवस, ठीक है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं। देखो 11 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति जी ने रामनाथ कोविंद साहब ने प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, यानी ये किसकी बात कर रहे हैं? विधि विश्वविद्यालय यानी कि लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद जो है प्रयागराज में शिलान्यास किया गया है। इसका क्या किया गया है? शिलान्यास राष्ट्रपति जी कोविंद द्वारा किया गया है। ये 25 एकड़ की भूमि पर स्थापित किया जाने वाला इस विधि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे गाइस, ठीक है। कौन होंगे? मुख्य न्यायाधीश होंगे गाइस, ठीक है, समझ गया। इसके जो कुलाधिपति इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब 16वां वार्षिक बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को, जो शैलेंद्र सिंह है उनको 16वें बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया सितंबर 2021 में गए। 16वें बहलर कछुआ संरक्षण, यह पुरस्कार जो कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। कौन सा? बहलर कछुआ पुरस्कार जो है इसको क्या माना जाता है गाइस? नोबेल पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। उन्हें यह पुरस्कार गाइस गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुओं उनकी प्रजातियों के विलुप्त होने से बचाने के लिए दिया गया है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा टाइम तो लग रहा है गाइस इसमें, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, थोड़ा सा मैनेज करने में टाइम लगता है। शैलेंद्र सिंह जो है उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा के स्थित कतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य के पास छोटे से गांव के रहने वाला है। तो अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है गाइस? ये उत्तर प्रदेश में है। ये यहाँ पर भारत नेपाल सीमा पर कौन सा है? कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य। वहां के पास एक छोटे से गांव के रहने वाले कौन? शैलेंद्र सिंह गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार। 20 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान जो है लखनऊ द्वारा वर्ष 2020 के पुरस्कारों की घोषणा की गई, ठीक है। इस वर्ष जो है संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार, इस इंपोर्टेंट, इसकी राशि 5,01,000 रुपए है। वो लखनऊ के प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे विश्व भारती पुरस्कार दोस्तों लखनऊ के प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ज्ञातव्य हो कि 2020 हेतु संस्थान के अन्य प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं। कैसे? ये हर एक चीज को ध्यान में रखो। महेश बाल्मी पुरस्कार ये डॉक्टर विशन लाल गौड़ गाजियाबाद के, इनको दिया जाएगा। महेश व्यास पुरस्कार डॉक्टर कमला पांडे वाराणसी, इनको दिया जाएगा। और महेश नारद पुरस्कार चंद्रगुप्त श्रीधर वर्णेकर यानी कि नागपुर महाराष्ट्र को दिया जाएगा गाइस, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब देखो आगरा और प्रयागराज में औद्योगिक क्लस्टर खोले गए। 1 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने, यानी कि सेंटर की बात हो रही है, उसने उत्तर प्रदेश को आगरा एवं प्रयागराज में 2 औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर, आगरा एवं प्रयागराज में 2 औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करने की अनुमति प्रदान की है। नंबर 1 गाइस आगरा, नंबर दूसरा क्या है? प्रयागराज। क्या है? प्रयागराज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें योगी साहब जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने केंद्र सरकार से अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे में 2 एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर के विकास की अनुमति देने का आग्रह
किया था गाइस। ठीक है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है यूपीएसआईडीए, उसने क्या किया, प्रयागराज में सरस्वती हाईटेक सिटी के पास और आगरा में एक्सप्रेस वे के पास एक ग्रीनफील्ड साइट पर 2 आईएमसी विकसित करेंगी। क्या करेगी? ये प्रयागराज में है सरस्वती हाईटेक सिटी और आगरा में एक्सप्रेस वे के पास है क्या, आगरा में एक्सप्रेस वे के पास एक ग्रीनफील्ड साइट पर 2 आईएमसी विकसित करेगी। आईएमसी मतलब गाइस क्या हो गया? इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की बात कर रहे हैं। देखो मैं आईएमसी लिख देता हूँ। आईएमसी तो आप सभी जानते हैं, आईएमसी इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। ठीक है। अब देखो ये उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना इज वेरी इंपोर्टेंट, इस बार पूछ सकता है आरओ में। 29 मई 2021 को योगी साहब ने, जो मोदी योगी साहब यू सीएम है यूपी के, उन्होंने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की गई। इस योजना की शुरुआत जो जुलाई 2021 में की गई। ठीक है। इस योजना का लाभ उन बच्चों को प्राप्त होगा जिनके माता पिता या पितावधिक अभिभावक या आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण 1 मार्च 2020 के बाद हो गई थी। यानी कि इसमें, इस योजना में उन लोगों को लाभ मिलेगा, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में। ये जुलाई 2021 में शुरुआत हुई थी, बट इनमें कोविड-19 संक्रमण के कारण जिनके अभिभावक गार्जियन या पिता या जो आय अर्जित करते थे, उनके जो घर परिवार की सोर्स ऑफ इनकम थे, उनकी मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हुई है। तो वो जो है बच्चे, वो जो बच्चे हैं, वो इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब योजना के अंतर्गत 0 से 2.5 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चे पात्र होंगे इस योजना में। देखो ये है 0 से आयु, इंपोर्टेंट है, 0 से 2.5 वर्ष की आयु के बच्चे इसमें पात्र होंगे। इस योजना के तहत सरकार जो है, बाल सेवा योजना के तहत सरकार बच्चे के वयस्क होने तक, यानी जब तक कि वो 18 साल का नहीं हो जाता है, उनके अभिभावक देखभालकर्ता को प्रतिमाह 4,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यानी जो उसकी देखभाल कर रहा है, जो इस समय प्रेजेंट में गार्जियन है, उसको 4,000 रुपए की वित्तीय प्रति माह, मंथली की बात हो रही है, प्रदान करेगी। इस योजना के तहत परिवार को वार्षिक आय सीमा मूलतः 2 लाख रुपए निर्धारित की गई थी, जिसे जून 2021 में बढ़ाकर कितना कर दिया? 3 लाख रुपए कर दिया गया है। कितना कर दिया? 3 लाख रुपए कर दिया। अब देखो उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना क्या है? 15 मई 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश को कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना की मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के तहत प्रदेश में कोविड से संबंधित आवश्यक सामग्री के विनिर्माण की चालू इकाइयों का विस्तार तथा नई इकाइयां स्थापित करने पर राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी गाइस। ठीक है। यह योजना वर्तमान में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों और नई स्थापित होने वाली उन इकाइयों पर प्रभावी होगी जो कोविड से संबंधित आवश्यक सामग्री के लिए अपनी वर्तमान क्षमता में वृद्धि करेंगी। ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं इसमें। अब देखो उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021 की बात हो रही है। 15 मई 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को स्वीकृति प्रदान की। कब? 15 मई 2021 को। इसके अंतर्गत लिक्विड ऑक्सीजन, जियोलाइट ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सहायक उपकरण, क्रायोजेनिक टैंकर, आइसो टैंकर, ऑक्सीजन भंडारण और परिवहन उपकरण सुविधाओं का निर्माण करने वाली उन इकाइयों को इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा जिन्होंने 50 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। इस नीति के कार्यान्वयन हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी, जो नोडल संस्था है इन्वेस्ट यूपी को प्राप्त आवेदन का मूल्यांकन कर इसकी संस्तुति करेगी। इसके जो समिति के अध्यक्ष हैं वो अवस्थापना में औद्योगिक विकास आयुक्त होंगे। ठीक है। आप समझ गए और देख लेना आप चाहो तो। दिस इज इंपोर्टेंट। देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड यूपीपीसीएस में नहीं आया था, इस बार आएगा आरओ में। 31 मार्च 2021 को गाजियाबाद नगर निगम ने, गाजियाबाद नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया। इंपोर्टेंट। इस बॉन्ड के माध्यम से 150 करोड़ रुपए का फंड, यानी कि 100 करोड़ रुपए तो बेस इशू है और 50 करोड़ रुपए ग्रीन इशू है, जुटाया गया। कितना? 150 करोड़ रुपए। पूछ सकता है कि भैया कितना फंड आया। तो 8 अप्रैल 2021 को गाजियाबाद नगर निगम का म्यूनिसिपल बॉन्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, कहां पर? बीएसई में गाइस, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो गया। कहां का? गाजियाबाद नगर निगम का म्यूनिसिपल बॉन्ड दोस्तों। ठीक है। अब देखो यहां जाओ,
ग्राम उजाला योजना पे आते हैं। ये क्या है? 24 मार्च, इस इंपोर्टेंट है गाइस। 24 मार्च 2021 की कहानी है। वाराणसी में, कहां से? वाराणसी में ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ किया गया। गोले गोले जो हो रहे हैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कार्यक्रम के तहत एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी ईईएसएल, एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड की अनुषंगिक कंपनी है, उसकी एक दोस्त कंपनी है, इसका क्या नाम है? कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। क्या है? CESL। ठीक है गाइस, क्या है? CESL। CESL है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है। उसने क्या किया? वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले एलईडी बल्ब का वितरण, यानी कि प्रति बल्ब 10 रुपए में प्रदान करेगी। यानी आपको एलईडी बल्ब इस योजना के तहत CESL द्वारा कितने में? 10 रुपए में प्रदान किया जाएगा गाइस। ठीक है। पहले चरण में वाराणसी के अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में योजना लागू किए हुए है, आरा बिहार में है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, और नागपुर महाराष्ट्र में, पश्चिमी गुजरात के गांव हैं कुछ। ठीक है। पहले चरण में ये आरा बिहार, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र, पश्चिमी गुजरात के गांव में की गई है। अब देखो वनवासी समागम कार्यक्रम क्या है। 14 मार्च 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सोनभद्र स्थित सेवा समर्पण संस्थान सेवा कुंज आश्रम परिसर के निकट आयोजित वनवासी समागम कार्यक्रम में सम्मिलित हुए ये लोग। ठीक है। वनवासी समागम कार्यक्रम कहाँ हुआ? ये हुआ सोनभद्र में स्थित सेवा समर्पण संस्थान है। ठीक है। सेवा कुंज आश्रम परिसर के निकट वनवासी समागम कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कहां पर? सोनभद्र में। कहां पर? सोनभद्र। ठीक है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा सेवा समर्पण संस्थान सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित बिरसा मुंडा वनवासी विद्यापीठ स्कूल एवं अंत्योदय छात्र स्कूल का उद्घाटन किया गया। ठीक है। किस अवसर पर? इस अवसर पर जो ये वनवासी समागम कार्यक्रम हुआ, ये आदिवासियों के लिए दोस्त, वैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स वालों के लिए। ठीक है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। महावीर, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, अब समझो। ये 14 मार्च 2021 को राजगोपाल सिंह वर्मा जो सेवानिवृत्त उप निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार 1 लाख रुपए से लखनऊ में सम्मानित किया गया। श्री वर्मा को यह पुरस्कार उनकी मौलिक कृति बेगम समरू का सच, ये गद्य है, उसके लिए प्रदान किया गया है। देखना, इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? विंध्य का ब्लैक राइस, विंध्याचल का। 14 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अष्टभुजा निरीक्षण गृह यानी कि मिर्जापुर में कृषकों एवं कृषक उत्पादन संगठन द्वारा कृषि विभाग के सहयोग से उत्पादित ब्लैक राइस, काला चावल है इसे, इसको विंध्य ब्लैक राइस के नाम से शुभारंभ किया। इंपोर्टेंट गैस, किस नाम से? ब्लैक शुभारंभ, ब्लैक राइस नाम से विंध्य का। ठीक है। याद रखना, बहुत पूछ सकते हैं इसको। ये ना पूछे, ये पूछ सकते हैं इस चावल में, विंध्य ब्लैक राइस में क्या क्या है। तो विंध्य ब्लैक चावल में गाइस जिंक है, फास्फोरस, आयरन, प्रोटीन, फाइबर एवं कार्बोहाइड्रेट आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जिंक, फास्फोरस, आयरन, प्रोटीन, फाइबर एवं कार्बोहाइड्रेट, इतना वैसे डीप नहीं जाएगा लेकिन देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण एक कैंसर से बचाव में सहायक है। यानी कि इसलिए ये बहुत जरूरी हो गया कि विंध्य ब्लैक राइस क्या कैंसर से बचाव में सहायक है? क्या इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण है? यस गाइस, इसमें जिंक के साथ फास्फोरस, आयरन, प्रोटीन, फाइबर भी और कार्बोहाइड्रेट भी प्रचुर मात्रा में मिलता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट गुणों के साथ कैंसर से भी बचाव करने में सहायक है। अब देखो अर्जुन सहायक परियोजना समझो गाइस। 11 मार्च 2021 को इस योजना का प्रारंभ कहां पर किया गया? ये धसान नदी पर निर्मित है। ये अर्जुन सहायक परियोजना कहां पर है? धसान नदी, धसान जो है निर्मित है। और ये जो धसान नदी है शायद गाइस, ये नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है। आई एम नॉट श्योर बट देखते हैं। तो धसान नदी पर निर्मित किया गया ये अर्जुन सहायक परियोजना 11 मार्च 2021 को इंपोर्टेंट। ये 2600 करोड़ रुपए की एक योजना है। उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा एवं हमीरपुर जिलों के 168 गांव में 1.5 लाख किसानों की सिंचाई सुविधा प्रदान की गई। कहां पर? ये कराएगी बांदा, हवा, महोबा और हमीरपुर, 3 डिस्ट्रिक्ट, बांदा, महोबा एंड हमीरपुर, BMH। ठीक है। इस योजना के तहत अर्जुन सहायक परियोजना केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2009 में, कहां पर? 2009 में प्रारंभ की गई थी गैस। ठीक। अब आ गया, जाओ इधर आ जाओ। देखो चौथा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह मनाया गया गाइस।
24 जनवरी 2021 को मोदी योगी साहब ने उत्तर प्रदेश राज्य के 71वें स्थापना दिवस पर चौथे उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का शुभारंभ किया। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन कब किया गया था? इंपोर्टेंट, 2018 में। ये चौथा था 24 जनवरी 2021 को 71वें स्थापना दिवस पर माने तो ये 2018 के स्टार्ट करने के साथ चौथा था उत्तर प्रदेश दिवस समारोह। इस दिवस पर इस अवसर पर मुख्यमंत्री साहब ने कला, संस्कृति, खेल, विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाने वाली विभूतियों को यूपी गौरव सम्मान प्रत्युष्ट प्रदान करने की घोषणा की। इसके साथ ही एमएसएमई जो है विभाग, उसने उद्यम सारथी ऐप का लोकार्पण किया। किसने? उद्यम सारथी ऐप, एमएसएमई गाइस, ठीक है। उसके बाद इस ऐप के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार यानी कि सेल्फ रोजगार मिलेगा तथा व्यवसाय एवं रोजगार अवसरों के बारे में जानकारी सरलता से उपलब्ध हो सकेगी गाइस, ठीक है। अब देखो 24वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? 22 जनवरी से 4 फरवरी 2021 के मध्य 24वां हुनर हाट का आयोजन कहाँ पर? अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में किया गया। कहाँ पर किया गया? लखनऊ में गाइस। इसका थीम था वोकल फॉर लोकल, फॉर लोकल वोकल फॉर लोकल गाइस, ठीक है, वोकल फॉर लोकल। किसान कल्याण मिशन देखो 6 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय को बढ़ाकर दुगना करने तथा किसानों की नई तकनीक और योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सभी विकास खंडों यानी कि 6 जनवरी 2021 से 30 जनवरी 2021 तक 3 चरणों में संचालित किया गया है, ठीक है। अब देखो नए भावपुर न्यू खर्जा खंड का उद्घाटन। न्यू भावपुर इज इंपोर्टेंट। 29 दिसंबर 2020 को मोदी साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो पूर्व डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है यानी कि ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईडीएफसी का शुभारंभ किया। कहां से? न्यू भावपुर से न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन। न्यू भावपुर शायद वेस्ट बंगाल में है और न्यू खुर्जा ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो ये दोस्तों 351 किलोमीटर लंबा एक खंड उत्तर प्रदेश में स्थित है। सॉरी, न्यू भावपुर गए उत्तर प्रदेश में ही है। तो ये जो ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये कहा? न्यू भावपुर से न्यू खुर्जा तक का है। और ये जो न्यू भावपुर है ये भी उत्तर प्रदेश में और न्यू खुर्जा भी उत्तर प्रदेश में है। तो देखिए 351 किलोमीटर लंबा है। इसकी लागत है 5,750 करोड़, ठीक है। और ये जो है प्रधानमंत्री साहब ने प्रयागराज में पूर्वी के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के परिचालन नियंत्रण केंद्र की उद्घाटन भी किया। कहां पर? प्रयागराज में। तो न्यू भावपुर कहां पर है? इलाहाबाद के आसपास है, प्रयागराज के आसपास है। यह नियंत्रण केंद्र ईडीएफसी के पूरे रूट के लिए कमांड सेंटर के रूप में कार्य करेगा। और 1856 किलोमीटर लंबा यह रेल फ्रेट कॉरिडोर लुधियाना के साहनेवाल से प्रारंभ होकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों से गुजरकर पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट दानाकुनी में समाप्त होता है गाइस, ठीक है। इसका निर्माण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, ठीक। आई होप आप समझ पा रहे हैं। इसमें इंपोर्टेंट ईडीएफसी न्यू भावपुर, न्यू खुर्जाखंड। तो न्यू भावपुर और न्यू खुर्जाखंड हो गया। ये 351 किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश में ही स्थित है न्यू भावपुर, न्यू खुर्जाखंड। बट ये जो ईडीएफसी है ये 1856 किलोमीटर लंबा है। तो लुधियाना के साहिनेवाल से प्रारंभ होगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट दानाकुली में समाप्त हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब यहाँ जाओ। अब देखो मिशन रोजगार योजना की बात कर रहे हैं। मिशन रोजगार योजना क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन रोजगार योजना का शुभारंभ 5 दिसंबर 2020 को किया। कब? 5 दिसंबर 2020 को किया। इसके रोजगार योजना के उद्देश्य राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करना है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत 50 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। कितने? 50 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। अब देखो उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020-25 की बात करें, ये है 25 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020-25 के प्रख्यापन का निर्णय लिया गया। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में निर्यात के क्षेत्र में विकास एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, निर्यात सहायक संस्थानों को निर्यात संबंधी आवश्यक सेवाएं प्रदान करना तथा राज्य से निर्यात में वृद्धि हेतु तकनीकी एवं भौतिक अवसंरचना की स्थापना में विकास करना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश निर्यात नीति जो है दोस्तों 2020-25 के फोकस क्षेत्रों में हस्तशिल्प, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, इंजीनियरिंग गुड्स, हैंडलूम, टेक्सटाइल, चर्म उत्पाद, कालीन, दरिया, ग्लास, सिरेमिक, आईटीआई, ये सारी चीजों पर
डिपेंड करेगी गाइस, लॉजिस्टिक शामिल है इसमें। अब देखो बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की। 25 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इस परियोजना के स्वामित्व एवं क्रियान्वयन के लिए यूपीडा का नोडल एजेंसी शामिल किया गया। इसको यूपीडा यूपीडा को नोडल एजेंसी नामित किया गया गाइस। और गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई अनुमानित है कितनी, 594 किलोमीटर। जो सबसे बड़ी बात समझो, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, बदायूं, शाजापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज जनपद आश्रित होंगे। इसमें कितने जनपद आ रहे हैं, मेरठ 1, हापुड़ 2, बुलंदशहर 3, अमरोहा 4, बदायूं 5, शाजापुर 6 गाइस, हरदोई 7, उन्नाव 8, रायबरेली 9, प्रतापगढ़ 10 और 11 जनपदों से होकर गुजरेगा गंगा एक्सप्रेस वे। ठीक है, याद रख लेना, पूछ सकते हैं। 594 किलोमीटर लंबा है। पशु युद्ध स्मारक उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित, कहां पर, मेरठ में स्थित है रिमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प्स आरवीसी सेंटर में पशु युद्ध स्मारक यानी कि वॉर मेमोरियल ऑफ एनिमल स्थापित किया गया है। यह देश में निर्मित पहला पशु युद्ध स्मारक होगा। यह स्मारक उन पशुओं के योगदान को समर्पित होगा जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में सेना की मदद की थी। ठीक है, अब देखो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 समझो उत्तर प्रदेश की नीति। 20 अगस्त 2020 को भारत सरकार के आवासन और शहरी विकास यानी कि मंत्रालय द्वारा, बहुत इंपोर्टेंट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 उत्तर प्रदेश की स्थिति समझो। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा लॉन्च किया गया, पहली बात। ठीक है, अब ये समझो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का परिणाम जारी किया गया। इसके तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के 4 शहरों का स्थान प्राप्त हुआ। इस इंपोर्टेंट गाइस कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में उत्तर प्रदेश की स्थिति में देखा जाए तो कितने, 4 शहरों को स्थान मिला है। गाइस बहुत कंफ्यूजिंग है कि अभी एक क्वेश्चन आया था इसमें, मतलब क्या था वो, आकांक्षी जिला कार्यक्रम पूछा गया यूपीपीसीएस में। इसमें ऑप्शन 10, 8 वगैरह दिया, तो उसका आंसर वैसे 8 था, बहुत सारे लोगों ने 10 लगाया, तो इसलिए ध्यान से पढ़ना। इसके तहत 10 लाख से जो अधिक जनसंख्या श्रेणी में 20 शहरों में से उत्तर प्रदेश के 4 शहरों का स्थान मिला है। कौन कौन से 4 शहर है, नंबर 1 लखनऊ जो 12वां स्थान मिला है, आगरा को 16वां और गाजियाबाद को 19वां तथा प्रयागराज को 20वां शामिल किया गया है। कितना, 20वां। तो लखनऊ दोस्तों 12वां, एक मिनट में ये मिटा देता हूँ, लखनऊ को कितना है, 12वां, कितना, 12वां, आगरा 16वां, ठीक है, और गाजियाबाद 19 और प्रयागराज, एक मिनट, प्रयागराज कितना, 20वां, प्रयागराज 20वां। ठीक है, तो ये स्थान मिले हुए हैं इंपोर्टेंट। 4 शहर हैं इसमें, लखनऊ 12, आगरा 16, गाजियाबाद 19, 12, 16, 19, 20, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज। ठीक है, अब आगे समझो, अब आगे आ जाते हैं इधर। अब देखो ये सूक्ष्म दृष्टि है गाइस, एक एक लाइन के हैं, इनको पढ़ के निकलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी देखेंगे सूक्ष्म दृष्टि में, समझो क्या क्या है। सितंबर 2021 में किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन कहा किया गया, किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश में राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गोरखपुर में। कहां पर रखी, गोरखपुर में। 28 अगस्त 2021 को राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय राज्य का, हमारी यूपी का, कहां पर है, गोरखपुर में। गोरखपुर उत्तर प्रदेश स्थित आयुष विश्वविद्यालय का नाम रखा गया महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। क्या, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश द्वारा सरकार द्वारा आयुष विभाग की स्थापना कब, 2017 में की गई थी गाइस। कब की गई थी, 2017 में। अयोध्या में निर्माणाधीन राम जन्मभूमि परिसर तक जाने वाली सड़क का नामकरण किया गया है, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर किया गया है, जिनकी डेथ हुई थी अभी कुछ दिन पहले। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा शुरुआत की गई नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से लेके फिल्म सिटी तक गाइस। ठीक है, कहां तक, फिल्म सिटी तक। स्वतंत्रता संग्रहालय वीर गाथाओं का निर्माण प्रस्तावित है शाजापुर में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया भी था, जो कि राम प्रसाद बिस्मिल उनकी जो है अमृत महोत्सव का मनाया गया तो शाजापुर में था। तो स्वतंत्रता संग्रहालय वीथिकाओं का निर्माण प्रस्तावित है शाजापुर में। राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय खोला जा रहा है मेरठ में। मेरठ में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय का नामकरण किया जा रहा है मेजर ध्यानचंद के नाम पर गए। किसके नाम पर, मेजर ध्यानचंद, जो भूतपूर्व हॉकी खिलाड़ी उनके नाम पर किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DIC का नामकरण सॉरी विकास किया जा रहा है। ये कहां से कहां तक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है इसमें? तो आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी और चित्रकूट, 6 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आगरा, अलीगढ़ और लखनऊ, कानपुर, झांसी और चित्रकूट को, चित्रकूट झांसी में आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, गाजियाबाद भी रख सकता है, ध्यान रखना। अगस्त 2021 में प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या गया, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया 26 जून 2021 को, किसने? न्यायमूर्ति मनीश्वर नाथ भंडारी ने। किसने? न्यायमूर्ति मनीश्वर नाथ भंडारी ने किया है, ठीक है। उसके बाद समझो आगे। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने हैं, पिछड़ा वर्ग OBC के जो अध्यक्ष बने हैं वो है जसवंत सैनी, 17 जून 2021 को। जून 2021 में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, न्यायमूर्ति BK नारायण। उत्तर प्रदेश में राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना प्रस्तावित है, किसको? राज्य का संस्कृति विश्वविद्यालय भातखंडे संगीत विश्व संस्थान का। शायद ये 1972 75 या 61 में ऐसा कुछ बना था, याद रखना, एक बार गूगल करके मैसेज करो गाइस, नीचे मैसेज करके बताओ भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ को कब मतलब स्थापित किया गया था। इसको उत्तर प्रदेश राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना प्रस्तावित किया गया। उत्तर प्रदेश में एंटी मलेरिया माह मनाया जाएगा, इस इंपोर्टेंट, 1 जून से 30 जून 2021 तक। कब से? उत्तर प्रदेश में एंटी मलेरिया माह 1 जून से 30 जून तक, यानी कि पूरे जून महीने में मलेरिया माह मनाया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वनावरण एवं वृक्षावरण, ठीक है गाइस, कितना सॉरी एक मिनट, वनावरण और वृक्षावरण 15% तक की जाने का लक्ष्य है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है अपने वन और वृक्षावरण दोनों की बात हो रही है, ट्री, ठीक है, वनावरण यानी कि फॉरेस्ट एंड ट्री जितनी भी सबकी बात हो रही है 15% तक 2030 तक कर लेंगे, अभी फिलहाल कम है। आंसर करके कमेंट बॉक्स में बताओ कितना है इसमें उत्तर प्रदेश का केस, ठीक है। अब देखो, उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का निर्माण किया जा रहा है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का निर्माण किया जा रहा है कहां पर? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष जिन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया 18 मई 2021 को, संजय श्रीनेत ने गाइस। पंडित राजन मिश्रा कोविड अस्पताल स्थापित किया गया कहां पर? वाराणसी में, इज वेरी इंपोर्टेंट। पंडित राजन मिश्रा कोविड अस्पताल कहां स्थापित किया गया? वाराणसी में। प्रदेश में पहला ब्लैक फंगस सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई है, ये है दोस्तों हैलेट हॉस्पिटल कानपुर में। हैलेट हॉस्पिटल है कानपुर में, वहां पर पहला ब्लैक फंगस सेंटर कानपुर में बनाने की घोषणा की गई है। प्रदेश में एकमात्र मयूर संरक्षण केंद्र, इज वेरी इंपोर्टेंट, मयूर मतलब मोर का संरक्षण केंद्र का निर्माण किया गया मथुरा वृंदावन में, गाइस मथुरा वृंदावन मथुरा में किया गया। निजी क्षेत्र के सहयोग से प्रदेश में श्री राम यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी अयोध्या में। जून 2021 में निशानेबाजी चंद्रो तोमर के नाम पर शूटिंग रेंज के नाम रखने की घोषणा की गई नोएडा में। ये चंद्रो तोमर ताई शामली के आसपास की थी, अभी इनकी डेथ हो गई है फिलहाल में। इनके नाम पर क्या है, शूटिंग रेंज का नाम रखने की घोषणा की गई नोएडा में गाइस। देखो ये यूपी स्पेशल पढ़ रहे तो यूपी स्पेशल है गाइस, पक्का बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं आपके आरओ में, ठीक है। तो 30 अप्रैल 2021 को, ये इंपोर्टेंट है, 30 अप्रैल 2021 को बागपत जिले के, सॉरी शामली नहीं, बागपत जिले के जौहरी गांव की निशानेबाज चंद्रो तोमर ताई है, उनका निधन हो गया। वह मशहूर थी शूटर दादी के नाम से, इसमें एक मूवी बनी है शूटर दादी नाम से, वो सांड की आंख है कुछ ऐसी मूवी बनी है, इसमें तापसी पन्नू और एक और हीरोइन ने काम किया। 30 अप्रैल 2021 को बागपत जिले के जौहरी गांव की थी ये, ठीक है, जौहरी गांव है बागपत में, निशानेबाज थी माँ चंद्रो तोमर ताई। वेरी इंपोर्टेंट गाइस, पूछ सकता है, कई बार बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा की गोवर्धन तहसील स्थित महाकवि सूरदास की कर्मस्थली के वर्तमान नाम महमूदपुर को बदलकर क्या किया है? परासवली, इज इंपोर्टेंट, बहुत डीप क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, परासवली रखा गया है। जो उत्तर प्रदेश सरकार है मथुरा की गोवर्धन तहसील स्थित महाकवि सूरदास की कर्मस्थली के वर्तमान नाम महमूदपुर को बदलकर किया गया 8 अप्रैल 2021 को, परासवली किया गया दोस्तों, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने शहीद उस्फाक उल्लाह खान प्रणाली उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया है? सॉरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया है? 27 मार्च 2021 को गोरखपुर में। कहाँ पर किया? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केला महोत्सव का आयोजन दोस्तों कुशीनगर में किया गया, गुड़ महोत्सव लखनऊ में किया गया, ठीक है। और लीची का कहाँ पर किया गया ये मुझे बताओ? सैनाई महोत्सव झांसी में किया गया। इस तरीके से महिला योद्धाओं के नाम पर 3 PSC महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की गई उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 PSC महिला बटालियन का नाम जिन 3 महिला स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है वो कौन कौन है? नंबर 1 रानी अवंती लोधी,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 उदा देवी, नंबर 3 झलकारी बाई। तो रानी अवंतीबाई लोधी है नंबर 1, नंबर 2 उदा देवी और नंबर 3 है झलकारी बाई। याद रखना, अवंतीबाई महिला बटालियन, उदा देवी महिला बटालियन तथा झलकारी बाई महिला बटालियन की स्थापना की जाएगी। देखो, अवंतीबाई महिला बटालियन की स्थापना की जाएगी बदायूं में, उदा देवी की लखनऊ में, और झलकारी बाई महिला बटालियन की स्थापना की जाएगी दोस्तों गोरखपुर में। ये पीएससी बटालियन है, ना कि कुछ और पूछ सकता है। पीएससी के बटालियन। भारत में एथेनॉल उत्पादन में वर्तमान में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश। इंपोर्टेंट है गाइस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान कौन सा उत्तर प्रदेश क्या है एथेनॉल उत्पादन में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश। 6 मार्च 2021 को योगी साहब ने अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या द्वारा प्रकाशित जिस महाकोश के प्रथम संस्करण का विमोचन किया है वह रामायण विश्व महाकोश। फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतियोगी छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान कराने हेतु लॉन्च किया जाएगा। 15 फरवरी 2021 की बात है। ये मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 15 फरवरी 2021 को। ये यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। लड़ाकू विमानों को आपातकालीन लैंडिंग यानी कि टेक ऑफ को सुगम बनाने के लिए एक्सप्रेस वे पर 3 हवाई पट्टियां वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बना? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तीसरी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर गाइस, कूरेभार सुल्तानपुर के निकट पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर। अन्य 2 हवाई पट्टियां कौन कौन सी है? नंबर 1 आगरा नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे जो मथुरा के निकट है, और दूसरा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे जो उन्नाव के निकट है। याद रखना, नंबर 1 मथुरा के निकट, नंबर 2 उन्नाव के निकट, नंबर 3 पूरे भार सुल्तान यानी कि पुर के निकट है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। अब समझो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया गया दादूपुर लखनऊ से। कहां से? दादूपुर लखनऊ से किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिवर्ष सभी स्कूलों में साहेबजादा दिवस मनाए जाने की घोषणा की 27 दिसंबर को। साहेबजादा दिवस कब मनाया जाएगा दोस्तों? 27 दिसंबर को मनाया जाएगा। 18 दिसंबर को 2020 के उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम रखा गया नोएडा अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लोगो सारस पक्षी, राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का। तो ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोगो क्या है? वो सारस पक्षी है, जो कि राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का भी है। 7 अक्टूबर 2020 को जटायु यानी कि गिद्ध संरक्षण केंद्र का शिलान्यास किया गया महाराजगंज में। इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट गाइस। कहां पर किया गया? महाराजगंज में। जटायु यानी गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर? महाराजगंज। सिख गुरुओं के इतिहास में स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला राज्य है। सिख गुरुओं को, जो सिख गुरु हैं, उनके गुरुओं के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में किसने शामिल किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश ने शामिल किया गाइस, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करते रहिए गाइस। अब हम बात करते हैं, देखो कुछ संक्षिप्तियां हैं, थोड़ा बड़ा करके ऐसे डायरेक्ट देखते हैं इनको ना। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, बोल रहे हैं, देखो मजा आएगा। देखो इतना इंपोर्टेंट है तो देखते हैं धीमे धीमे। अब देखो, राष्ट्रीय व्यक्ति हैं जो चर्चित हैं, जिनकी नियुक्तियां हुई हैं, देखते हैं। एयर मार्शल वी आर चौधरी जो है, उन्हें देश के नए वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया। वायुसेना एयर फोर्स की बात हो रही है। 30 सितंबर 2021 को नियुक्ति की गई, और इन्होंने एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया का स्थान लिया है। पहले आर के एस भदौरिया कौन थे? आईएएफ के चीफ थे, ठीक है। अब चरणजीत सिंह चन्नी जो है, वो चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक हैं। चमकौर साहिब जो पंजाब में है। इसमें पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने 20 सितंबर 2021 को पदभार ग्रहण किया है। इन्होंने कैप्टन जो है सेवानिवृत्त हो गए अमरिंदर सिंह का स्थान लिया। वहीं भूपेंद्र सिंह पटेल की बात करें दोस्तों, तो गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है 13 सितंबर 2021 को, और इन्होंने विजय रूपानी का स्थान लिया है। तमिलनाडु, पंजाब और उत्तराखंड के नए राज्यपाल समझो, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपोर्टेंट। तमिलनाडु के राज्यपाल दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित, जो कि पंजाब के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। और नागालैंड के राज्यपाल आर एन रवि जो है तमिलनाडु के नए राज्यपाल, यानी कि जो नागालैंड के थे उनको तमिलनाडु का नया राज्यपाल नियुक्त किया हुआ है आर एन रवि। और लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त है गुरमीत सिंह, इन्हें उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इंपोर्टेंट, गुरमीत सिंह को। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, उनको नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। तो पूछ सकते हैं वो, तो इस समय असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को नागालैंड के राज्यपाल यानी कि अतिरिक्त कार्यभार जो है असम के राज्यपाल को सौंपा गया है। कुछ और नवीन नियुक्तियां हैं, ये समझो। गोवा के राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई, त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर, झारखंड के रमेश बैस, और कर्नाटक के थावरचंद गहलोत, ठीक है। थावरचंद गहलोत कहाँ के? कर्नाटक से। इंपोर्टेंट, गोवा के पीएस धरन श्रीधरन पिल्लई, त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर, झारखंड के रमेश बैस, कर्नाटक के थावरचंद गहलोत, ठीक है। अब यहाँ समझो,
और हरियाणा के दोस्तों बंडारू दत्तात्रेय, और मिजोरम के डॉक्टर हरिबाबू कंभपति, मध्य प्रदेश के मंगूभाई छगनभाई पटेल, और हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। ठीक है, अब उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश, ये समझे इंपोर्टेंट। ठीक है, थोड़ा बड़ा है। रामनाथ कोविंद ने उच्चतम न्यायालय ने 3 महिलाओं समेत 9 न्यायाधीश नियुक्त किए गए 26 अगस्त 2021 को, इसमें 3 महिलाएं शामिल हैं और 9 नए न्यायाधीश हैं। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब समझो। नवनियुक्ति थी 3 महिला न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति हिमा कोहली, न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना और न्यायमूर्ति बेला माधुर्य त्रिवेदी शामिल हैं। ठीक है, जबकि उच्चतम न्यायालय के 6 अन्य न्यायाधीशों न्यायमूर्ति अभिनव श्रीनिवास ओका, ठीक है, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, न्यायमूर्ति और चुड़ालियान थेवन रवि कुमार और न्यायमूर्ति एम सुदर्शन तथा वरिष्ठ अधिवक्ता एक वकील भी है, इनका नाम है वरिष्ठ अधिवक्ता पामीदी घनतम श्री नरसिम्हा शामिल हैं। ये जो एडवोकेट है। अब उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश समझो कौन कौन से। तेलंगाना उच्च न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश है वो है न्यायमूर्ति एम एस रामचंद्र राव, ये कार्यवाहक है। कर्नाटक के न्यायमूर्ति सतीशन शर्मा कार्यवाहक। गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रश्मिन मनहर भाई छाया कार्यवाहक। और सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय कार्यवाहक। ठीक है, अब ये कल्याण सिंह है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं दोस्तों 2014 से 19 तक, और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे 2014 से 19 तक। इससे पूरी जनवरी 2015 से अगस्त 2015 हिमाचल प्रदेश के कार्यवाहक का राज्यपाल भी इन्होंने संभाला हुआ है। ठीक, पद्मा सचदेव जो है डोगरी भाषा की आधुनिक कवित्री का मुंबई में निधन हुआ, इस इंपोर्टेंट। ये डोगरी भाषा से थी पद्मा सचदेव, ये पूछा जा सकता है। इनका 4 अगस्त 2021 को निधन हो गया, पद्मा सचदेव। ठीक है, ये डोगरी भाषा की आधुनिक कवित्री है, मुंबई में निधन 4 अगस्त 2021 को। और ये डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवि थी, इसलिए इंपोर्टेंट है। इन्होंने मेरी कविता मेरे गीत सहित कई कविता का संकलन की रचना की थी गाइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो बसवराज बोम्मई जो है ये कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया उन्होंने 28 जुलाई को। उन्होंने बीएस येदियुरप्पा का स्थान लिया। तो बसवराज मुंबई कहाँ के? कर्नाटक के। सुरेखा सीकरी जो है प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री का निधन हो गया 16 जुलाई 2021 को। इन्होंने तमस, मम्मो, सलीम, लंगड़े पे मतरो, जुबेदा बदायूं जैसी फिल्में प्राप्त की थी। इन्होंने 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया है। उसके बाद दिलीप कुमार का 7 जुलाई 2021 को निधन हो गया। इनका असली नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। इन्होंने 1944 में ज्वार भाटा फिल्म से अपने फिल्म करियर की शुरुआत की थी दोस्तों। और बहुत सारी चीजें देख सकते हो। 1994 में दिलीप सर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आखिरी बार वर्ष 1998 में आई फिल्म किला में नजर आई थी 1998 में। और 1994 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी देखो 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है दोस्तों? बताओ, आप कमेंट करके बताओ। ये मिला है दोस्तों रजनीकांत को। ठीक है, अब देखो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में ग्रहण की 4 जुलाई 2021 को शपथ ली। उन्होंने तीरथ सिंह रावत का स्थान लिया। और ये अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं 46 वर्ष के पुष्कर सिंह धामी। उसके बाद आशीष चांदोरकर की बात करते हैं। बेंगलुरु स्थित स्माइल फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के निदेशक हैं। जेनेवा स्थित डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किए गए। मिशन में पहली बार किसी निजी क्षेत्र के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है दोस्तों इस पोस्ट पर। प्रोफेसर एम एस नरसिम्हा, एक प्रसिद्ध गणितज्ञ का निधन हो गया दोस्तों। वह नरसिम्हन से सदरी प्रमेय के लिए जाने जाते हैं। वह विज्ञान के क्षेत्र में किंग फैसल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय थे। इंपोर्टेंट गाइस, किंग फैसल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्राप्त किया? प्रोफेसर एम एस नरसिम्हा ने। इनका 15 मई 2021 को निधन हो गया। रेखा एम मेनन, ये एक्सेंजर इंडिया की अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रबंध निदेशक हैं, रेखा एम मेनन। ठीक है, 2021 में इनको नेस्कॉम का नया अध्यक्ष बनाया गया। रेखा एम मेनन को नास्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज का अध्यक्ष चुना गया। ये इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है नॉस्कॉम की। कौन? रेखा एम मेनन। इंपोर्टेंट गाइस, देखो न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस हैं, वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। कब? 24 अप्रैल 2021 को। पूछ सकता डेट। और इनका कार्यकाल दोस्तों 26 अगस्त 2021 तक, यानी 24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022 तक ये रहेंगे। इन्होंने न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े का स्थान लिया। ठीक है, बोबड़े साहब का स्थान लिया। सुशील चंद्रा,
ये वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त हैं। ये क्वेश्चन आया था, वेरी इंपोर्टेंट, पीसीएस में पूछा था। सुशील चंद्रा वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त है और ये मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है। देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर ग्रहण किया इन्होंने। निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया सुशील चंद्रा ने 13 अप्रैल 2021 को। इस पद पर उन्होंने सुनील अरोड़ा का स्थान लिया। अब सुशील चंद्रा को 24वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है बनाया गया है। 24वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुशील चंद्रा जी। सुनील अरोड़ा का स्थान लिया। मल्लिका श्रीनिवास, ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट टेफ लिमिटेड की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है ये मल्लिका श्रीनिवासन। पीएसबी की भी अध्यक्ष नियुक्त की है 1 अप्रैल 2021 से। ये पहला अवसर है जब किसी निजी क्षेत्र की विशेषज्ञ को पीईएसबी, जो पीईएसबी है ना, पब्लिक एंटरप्राइजेज सर्विस बोर्ड, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कभी किसी पहले निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ को हुआ है। रवि कपूर, ये संसद टीवी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो संसद टीवी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? रवि कपूर। इनका कार्यकाल 1 वर्ष है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यसभा टीवी एवं लोकसभा टीवी दोनों को एक मिलाकर के बना दिया संसद टीवी। तो 15 सितंबर 2021 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री मोदी साहब, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा संयुक्त रूप से इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। संसद टीवी को लॉन्च किया गया 15 सितंबर 2021 को। इंपोर्टेंट डेट। शोभा मंडल, भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी कि सेल की अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया गया शोभा मंडल ने। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है। तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की अध्यक्ष कौन है? शोभा मंडल। सोमा मंडल, ध्यान रखना इंपोर्टेंट। एस से सोमा, एस से सेल। मंगलेश डबराल हैं दोस्तों, ये प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं पत्रकार थे। 9 दिसंबर 2020 को निधन हुआ। उन्हें काव्य संग्रह हम जो देखते हैं के लिए वर्ष 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी से सम्मानित किया गया था। मृदुला सिन्हा ये भाजपा की वरिष्ठ अभिनेत्री, भाजपा अभिनेत्री रही है, यानी सही वरिष्ठ भाजपा नेत्री तथा गोवा की पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ 18 नवंबर 2020 को। कब? 18 नवंबर 2020 को। इंपोर्टेंट। अब देखो इधर आते हैं गाइस। यह वर्ष 2014 से 2019 तक प्रथम महिला राज्यपाल रही थी गोवा की। ठीक। अब देखो सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्ण की बात करते हैं। ये इंफोसिस के सह संस्थापक हैं, पूर्व सह अध्यक्ष रहे हैं। ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए 17 नवंबर 2020 को। कौन? सेनापति कृष्ण गोपालन। ठीक है, ये सॉरी गाइस। अब बात करते हैं, देखो ये अभिलाष की बात करते हैं। ये कौन है? प्रसिद्ध गीतकार का निधन हो गया 27 सितंबर 2020 को। उनका वास्तविक नाम था ओम प्रकाश था। मशहूर प्रार्थना इतनी शक्ति हमें दे ना दाता के लिए लोकप्रिय रहे। कौन? अभिलाष। प्रणब मुखर्जी, पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया 31 अगस्त 2020 को। बहुत खराब निर्णय था ये, बहुत ज्यादा गलत हुआ। 31 अगस्त को। ये 25 जुलाई 2012 से, इंपोर्टेंट है, पूछ सकते हैं डेट। तो 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे थे। कौन? प्रणब मुखर्जी। तो इनका निधन हो गया दोस्तों। कब हो गया? अभी देखा आपने, 31 अगस्त 2020 को। पूछ सकता है क्वेश्चन, पुराना तो है लेकिन पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं। तो 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति थे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। ठीक है, 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया। जनवरी 2009 से जुलाई 2012 तक तथा वर्ष 1982 से 84 तक देश के वित्त मंत्री भी रहे। ये भी इंपोर्टेंट है। जनवरी 2009 से जुलाई 2012 तक और वर्ष 1982 से 84 तक देश के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। इसके अलावा 2004-06 से देश के रक्षा मंत्री, 1995-96 2006 से 9 के बीच विदेश मंत्री रहे। बहुत सारे पदभार ग्रहण किए इन्होंने, पढ़े ना एक बार और। 91 से 96 तक तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष और 2008 में पद्म विभूषण और 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित। तो प्रणब मुखर्जी के बारे में बहुत सारे फैक्ट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि पूछ सकते हैं, इसको ध्यान रखना। 1991 से 96 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे 5 साल। 2008 में इन्हें पद्म विभूषण, 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब देखो अन्य राष्ट्रीय नियुक्तियां समझो कौन कौन सी है, एक साथ दिखाता हूँ गाइस। ठीक है, तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, ये जो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी जो है, राष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष चुने 10 सितंबर 2021 को। कौन? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अतुल भट्ट जो है, इनको यानी कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। हर्षा बंगारी, इंडिया एक्सिम बैंक की नई प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया।
जेबी महापात्रा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के नए अध्यक्ष। उसके बाद आते हैं न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल, इनको एनसी यानी राष्ट्र कंपनी विधि अपील अधिकरण जो है, न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल को राष्ट्र कंपनी विधि अपील अधिकरण यानी एनसीएलटी के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और वर्तिका शुक्ला इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को सीएमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष वर्तिका शुक्ला इज वेरी इंपोर्टेंट। डॉक्टर पीपी के रामाचार्यलू राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त किए हैं, डॉक्टर पीपी के रामाचार्यलू 31 अगस्त 2021 को। ला गणेशन ये मणिपुर के राज्यपाल नियुक्त हुए। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। शांतिलाल जैन इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त। रेखा शर्मा को दोस्तों 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रेखा शर्मा को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया 7 अगस्त 2021 को। मिनी आईपीए भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया 1 अगस्त 2021 को। और दीपक दास लेखा महानियंत्रक सीजीए के रूप में पदभार ग्रहण किया है इन्होंने। सीजीए है लेखा महानियंत्रक दीपक दास। राकेश अस्थाना उन्होंने दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया 28 जुलाई 2021 को। नुपुर चतुर्वेदी ये भारत बिल पेमेंट सिस्टम की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त की 28 जुलाई 2021 को। ठीक है, और भी नियुक्तियां देखते हैं। देखो नासिर कमल ये नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष। जसवंत सैनी उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। संजय लीका चर्म निर्यात परिषद के अध्यक्ष। मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी 30 जून 2021 को। अनूपचंद पांडे देश के चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है। अनूपचंद पांडे ने देश के चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है। न्यायमूर्ति बीके नारायण उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ये एनएचआरसी के 8वें अध्यक्ष हैं। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के 8वें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। टीवी नरेंद्रन वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं दोस्तों। न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन आईबीएफ द्वारा नवगठित स्व नियामक संस्था डिजिटल मीडिया कंटेंट नियामक परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। ठीक है, अब सुबोध कुमार जायसवाल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल को पदभार ग्रहण किया है। राजेश बंसल रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया 22 मई 2021 को। टी रविशंकर भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर। और अधीर रंजन चौधरी एक कांग्रेस सांसद थे। वर्ष 2021-22 के लिए लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति हुई है अधीर रंजन चौधरी की दोस्तों। ठीक है, अभी और बहुत सारी नियुक्तियां यहाँ समझो। देखो उज्ज्वला सिंघानिया फिक्की यानी कि लेडीज ऑर्गेनाइज की राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त है। सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम भी नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के महानिदेशक नियुक्त। आदिल जैनुल भाई क्षमता निर्माण उद्योग यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए अप्रैल 2021 में। मुगमीत एस भाटिया यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। संजीव कुमार जो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों। एस रमन्ना की बात करें तो ये सिडबी भारतीय लोगो उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष में प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए। सौरभ गर्ग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए। आतिश चंद्रा भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के अध्यक्ष में प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए। एम ए गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। कुलदीप सिंह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक डीजी नियुक्त किए गए। डॉक्टर जीपी सामंता आप देख सकते हो विजय संपाला जो इंपोर्टेंट बताता हूँ, ये अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्र आयोग एनसीएससी के अध्यक्ष। एसएन सुब्रमण्यम जो है नेशनल सेफ्टी काउंसिल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। ठीक है, हर्ष चौहान जो है ये अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। अब जो हेमा कोहली है दोस्तों, ये न्यायमूर्ति जो है तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश थी न्यायमूर्ति हेमा कोहली। ठीक है, इन्हें पदभार शपथ गया 7 जनवरी 2021 और ये 30 अगस्त 2021 तक रही। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय की जज नियुक्त की गए हेमा कोहली, ये तेलंगाना की है। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल आप देख सकते हो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के साझा न्यायालय है। इसका नाम जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। विनीत अग्रवाल को एसोचैम इंडिया का। उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा के महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, अब देखो दिनेश कुमार खारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के कौन? दिनेश कुमार खारा। एम राजेश्वर राव
आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए हैं। जे वेंकट रामू इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीबी के प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं। डॉक्टर पीडी वाघेला भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। परेश रावल ये हैं एनएसडी के अध्यक्ष। कौन है? परेश रावल पूछ सकता है। शेखर कपूर दोस्तों प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पुणे स्थित भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान एफटीआईआई के सोसाइटी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं शेखर कपूर। अनिल धस्माना ये रॉ के पूर्व प्रमुख नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख नियुक्त किए हैं। अनिल धस्माना रॉ के पूर्व प्रमुख थे ये, इन्हें एनटीआरओ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख नियुक्त किया 18 सितंबर 2020 को गए। देखो और भी बहुत सारे चर्चित व्यक्ति हैं दोस्तों, अब एक बार दिखा देता हूँ आपको और बच्चे कितने। नितिन गडकरी आप देख सकते हो, इन्हें केंद्रीय मंत्री खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए। उपासना कामिनी जो WWF इंडिया द्वारा एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज बनी है, ये उपासना कामिनी। माव्या सूदन भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर जो है फाइटर पायलट के तौर पर ज्वाइन करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला है माव्या सूदन। के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल रद्द करने केंद्र सरकार द्वारा 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। 28 जून 2021 कर दिया इनका, 28 जून 2021 से बढ़ा दिया। संजय दत्त ये प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता जिन्हें संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई द्वारा गोल्ड वीजा प्राप्त हुआ। आश्रिता वी ओलेटी भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी। आश्रिता वी ओलेटी इंपोर्टेंट है। डॉक्टर चिंतन वैष्णव प्रसिद्ध सामाजिक तकनीकविद एवं अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक नियुक्त हुए हैं। डॉक्टर कौन? चिंतन वैष्णव। प्रोफेसर परमेश्वरन अजीत बेंगलुरु स्थित आईसीटीएस टीआईएफआर के वैज्ञानिक। इटली की वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा यंग साइंटिस्ट को फ्रंटियर साइंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर परमेश्वरन अजीत को दोस्तों, ठीक है। देखो और भी हैं, ये निधन बाद में देखेंगे। ये आर्या राजेंद्र ने केरल की 21 वर्षीय छात्रा देश की सबसे युवा मेयर बनी। उन्होंने तिरुवनंतपुरम शहर के मेयर के रूप में पदभार ग्रहण किया। नेहा सिंह है ये, बलिया जिले की नेहा ने श्रीमद् भागवत गीता पर आधारित मोक्ष का वृक्ष नामक पेंटिंग तैयार कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी 62.72 वर्ग मीटर की ये पेंटिंग तैयार की है। ओमप्री दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन 2020 में मरणोपरांत इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओमप्री को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन। रतन टाटा प्रसिद्ध उद्योगपति एवं बिजनेस आइकॉन इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सलेंस अवार्ड से सम्मानित। नीलकंठ भानुप्रकाश ये मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। नीलकंठ भानुप्रकाश की इंपोर्टेंट। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। आगे हम अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति और निधन देखेंगे, किस किस का हुआ है, क्या क्या हुआ है। तो बहुत सारी चीज अभी इसमें बची हुई है, ठीक है। तो बहुत सारे इंपोर्टेंट व्यक्ति भी हैं, उनको देखेंगे एक साथ। यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे अगली बात। ठीक है, देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और प्लीज लाइक सब्सक्राइब करते रहिए गाइस, कमेंट शेयर डू व्हाटएवर यू आप करना चाहते हैं करिए, बट प्लीज करते रहिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है।